हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास की जो हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 13 जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। अध्याय 13 जो भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि से संबंधित है। अपने कल के वीडियो के अंदर जो किया था वो भारत की जनसंख्या वितरण से संबंधित बातें की थी। आज जो है वो अपने जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। अब देखिए घनत्व का मतलब क्या होता है। इसमें अपने ये कह सकते हैं भी यहाँ पे जो है जनसंख्या का जमाव होता है, यानी कोई धरातल है या किसी इकाई वर्ग क्षेत्रफल में या किसी भौगोलिक क्षेत्रफल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में व्यक्तियों की जो संख्या है उस व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी यहाँ मतलब ये होगा इसका भी जनसंख्या घनत्व क्या होगा। जैसे वितरण के अंदर मैंने बताया था आपको, वितरण में तो जनसंख्या क्या है, फैलाव देखती है, जनसंख्या का फैलाव होता है। घनत्व में कोई क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर इनका जमाव क्या है। इस प्रकार से ये जमाव बिंदु जो है दिखाई दे रहे हैं, ऐसे इनका जमाव क्या है किसी क्षेत्र में, वो चीज जो है प्रदर्शित की जाती है जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत। तो जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं अपने, तो जनसंख्या एवं धरातल के घनत्व जो होता है वो क्या होता है, जनसंख्या एवं धरातल के, जनसंख्या और धरातल के एक निश्चित अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अनुपात को या अनुपात से निश्चित अनुपात से संदर्भ होता है। यानी जनसंख्या घनत्व का आशय होता है जनसंख्या एवं धरातल के एक निश्चित अनुपात से संदर्भ होता है, तो वो एक जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसमें देखिए क्या देखा जाता है, जिसमें जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन किया जाता है। यानी यहां पे क्या करेंगे, जो अपनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के संदर्भ में जिसमें अपने जनसंख्या का जो जमाव होगा उस जमाव की मात्रा का यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। अब ये घनत्व जो होता है, इस घनत्व में बात करें तो घनत्व को प्रति इकाई व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसे अपने घनत्व के रूप में प्रति इकाई क्षेत्र में जो व्यक्ति है उस व्यक्तियों की जो संख्या है उस संख्या के रूप में जो है इसको व्यक्त कर सकते हैं अपने जनसंख्या घनत्व को। जनसंख्या घनत्व को जब अपने मापा जाता है तो इसको जो घनत्व निकलता है वो गणितीय घनत्व के रूप में निकलता है। अब गणितीय घनत्व जो होता है वो क्या होता है, तो कुल जनसंख्या गणितीय घनत्व के रूप में निकालते हैं तो कुल जनसंख्या एवं कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात को जनसंख्या का गणितीय अनुपात कहा जाता है। यानी कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा और उसकी जो टोटल जनसंख्या है उसके बीच में जो भी अपने यहाँ पर बातें होंगी वो अपने गणितीय अनुपात में आएगी। इसका सूत्र जो होता है वो होता है, सूत्र इसका जो होता है वो होता है अपने
प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा में प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा में प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है, इस सूत्र से अपने गणितीय घनत्व निकाला जाता है जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत। तो अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं इन क्षेत्र की। तो देखिए कोई भी जो क्षेत्र है, यानी किसी भी क्षेत्र के अंदर जो सामान्य वृद्धि होती है या वितरण जो होती है, उस सामान्य वृद्धि को वितरण को भी घनत्व के माध्यम से अपने आसानी से समझ सकते हैं। तो जनसंख्या घनत्व को अपने जो है उस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इससे उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी है उस जानकारी को प्राप्त किया जाता है जनसंख्या घनत्व द्वारा। अब जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं तो भारत में जनसंख्या घनत्व अलग अलग काल में या अलग अलग समय में किस प्रकार रहा उसकी बात करते हैं। तो सन 1901 में औसत जनसंख्या घनत्व तो 1901 में औसत जनसंख्या घनत्व जो था वो था 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो आते हैं वो 77 व्यक्ति जनसंख्या घनत्व था 77 व्यक्ति प्रति वर्ग में। तो 77 व्यक्ति प्रति वर्ग के अंदर ये आता है, प्रति वर्ग में आता है। इसके बाद में अपने 1901 की बात हो गई। तो 1901 के बाद में अगला जो अपने बात करते हैं तो जैसे 1951 की बात करें, 1951 में औसत जनसंख्या घनत्व तो 1951 में औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, 1981 में बात करें, 1981 में औसत जनसंख्या घनत्व जो था उसकी बात कर रहे हैं अपने 81 के अंदर। तो 81 के अंदर जनसंख्या घनत्व 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, तो जनसंख्या घनत्व पाया गया। इसके बाद अगर 2001 की बात करें, 2001 में औसत जनसंख्या घनत्व तो 2001 में औसत जनसंख्या घनत्व जो था वो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की बात करें, 2011 में औसत जनसंख्या घनत्व देश का जनसंख्या घनत्व तो 2011 के अंदर औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है मिला। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व जो है वो अलग अलग समय में अलग अलग जो अपने सन रहे उनके अंदर भारत का अलग अलग रहा। जनगणना पीरियड जो होता है, जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है, उस जनगणना के आधार पर जो है अपने जनसंख्या घनत्व जो है ये निकाला जाता है। तो ये जनसंख्या घनत्व इस प्रकार से रहा। अब वर्ष 2011 की बात करें तो उसके अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है अपने 382 व्यक्ति है। वर्ष 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब अगर यहाँ पे बात करें अपने जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, तो जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत अगर बात की जाए तो अब ये तो अपने देश का कुल जनसंख्या घनत्व आ गया भाई, इतने व्यक्ति है।
तो अब अलग राज्यों की बातें करें तो राज्यों में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां है? अगर भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है भारत का वो है बिहार। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग जो है जनसंख्या घनत्व पाया जाता है बिहार में। बिहार के अंदर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग जो है घनत्व मिलता है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है भारत में। यहाँ पे देखिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। इसी प्रकार आगे एक क्वेश्चन आता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। और यहां पे जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से वहां पे घनत्व मिलता है, तो वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आता है भारत में। अगर अपने इसके बाद बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो मिलता है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है दिल्ली। दिल्ली के अंदर 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व मिलता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप जो है यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व मिलता है केंद्र शासित प्रदेशों में। 46 यानी 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर यहाँ पे मिल रहा है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे देखा जाए तो अपने भारत का जो औसत घनत्व वो 382 है, लेकिन बिहार जो है वो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है जिसमें 1102 व्यक्ति मिलते हैं। सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो पाई जाती है वो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद केंद्र शासित अगर प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में अपने जो दिल्ली है उसकी 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग के हिसाब से जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप है जिसमें 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब जनसंख्या घनत्व की ये बात हो रही है तो यहाँ पे अब जनसंख्या घनत्व जो है वो अगर देखा जाए तो औसत से जो अपनी औसत जनसंख्या घनत्व है देश की, उस औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक वाले राज्य कौन से हैं, उससे न्यून वाले राज्य कौन से हैं, या केंद्र शासित जो प्रदेश हैं जिनमें ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है औसत से वो कौन से हैं, तो वो भी जानने जरूरी हैं। तो अपने देखिए औसत घनत्व से अधिक घनत्व वाले, औसत घनत्व से अधिक घनत्व वाले राज्य है। तो ये राज्य कौन कौन से होंगे इनमें, यानी जहां जनसंख्या ज्यादा मिलेगी,
जहां पे जनसंख्या अपने को ज्यादा देखने को मिलेगी राज्यों में, वो राज्य कौन कौन से होंगे? तो एक तो अपने आ गया बिहार, पता ही है बिहार इसमें आता है। वहां पे मिलती है अपने 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है बिहार में। बिहार के बाद अगला जो राज्य आता है वो कौन सा आएगा? अगला जो राज्य है वो आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर 1029 व्यक्ति जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से घनत्व पाया जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके बाद में तीसरा राज्य जो है वो आता है केरल। केरल के अंदर 859 व्यक्ति, 859 व्यक्ति जो है वो घनत्व देखने को मिलता है केरल में। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की बारी आती है। उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व मिलेगा वो 828 व्यक्ति मिलेगा, 828 व्यक्ति है। इसके बाद जैसे हरियाणा है, हरियाणा के अंदर अपने मिलते हैं 573, तमिलनाडु में 555 व्यक्ति, पंजाब की बात करें तो 550 व्यक्ति, झारखंड की बात करें 414, असम की बात करें 397। तो ये कुछ राज्य हैं जिनके अंदर अपने क्या है, औसत घनत्व वाले राज्य हैं, जिनमें औसत घनत्व से अधिक वाले राज्य जो है शामिल किए जाते हैं। तो ये राज्य है जो ज्यादा घनत्व रखते हैं अपने। हरियाणा हो गया, हरियाणा का बता दिया, जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरला है, तमिलनाडु है, पंजाब है, झारखंड है, असम है। तो इन राज्यों में ज्यादा घनत्व मिलता है। अब केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें, औसत घनत्व से अधिक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश यानी औसत से अधिक वाले केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है तो दिल्ली आएगा एक, तो इसमें दिल्ली 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आता है दिल्ली जो है। दिल्ली के बाद में चंडीगढ़, चंडीगढ़ 9,252 व्यक्ति, 9,252 व्यक्ति आते हैं चंडीगढ़ में जो है अपने घनत्व में। इसके बाद पांडिचेरी, पांडिचेरी या पांडुचेरी भी कह देते हैं इसको। पांडिचेरी के अंदर 2,598 जो है वो मिलता है। दमन दीव की बात करें तो दमन दीव में, दमन एवं दीव वो है 2,179 व्यक्ति। दमन और दीव में 2,179 व्यक्ति नहीं, 89 नहीं है इसमें, 2,169 है, 2,169 व्यक्ति, 2,169 व्यक्ति दमन एवं दीव में मिलते हैं। लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में 2,013 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं। तो ये इस प्रकार से जो अपने केंद्र शासित प्रदेश है, इन केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अपने को देखने को मिलता है। तो ये तो अपने औसत से अधिक वाले थे। अब बात आती है औसत से कम वाले, औसत घनत्व से कम वाले राज्य। औसत घनत्व से कम वाले राज्य जो हैं, इन राज्यों की अब बात हो रही है। तो इन राज्यों के अंदर अगर बात करें तो पहला आता है अपने महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र जो है इसके अंदर जो व्यक्ति अपने निवास कर रहे हैं वो 365 व्यक्ति प्रति जो है वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व मिलता है। 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जनसंख्या घनत्व मिलता है महाराष्ट्र के। बाद में अगला आता है अपने कर्नाटक, कर्नाटक 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर आता है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 309, आंध्र प्रदेश में 309 व्यक्ति, नहीं 9 नहीं, 308 व्यक्ति, आंध्र प्रदेश में 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर मिलते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर देखा जाए तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 201, राजस्थान में बात करें तो 201 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में कम मिलते हैं, इससे मेघालय में 132, मेघालय में 132 मिलेगा। मेघालय के बाद में मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 122, मणिपुर में 122 व्यक्ति जो है मिलेंगे। जैसे अब लास्ट में अपने बात आती है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति, अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति मिलते हैं। तो ये कुछ राज्य हैं, आदि जो राज्य हैं, इन राज्यों के अंदर ये जनसंख्या घनत्व जो है वो औसत से कम जाता है। केंद्र शासित अगर प्रदेश की बात करें जो औसत से घनत्व से कम वाला है, उसके अंदर अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, जिसके अंदर 46 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश जो है, इस केंद्र शासित प्रदेश में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है। तो ये जनसंख्या घनत्व के प्रदेश थे या जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया। उसके बाद ये बताया गया भाई अपने जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, जनसंख्या घनत्व किन में कम मिलता है, तो उसके आधार पर ये जनसंख्या घनत्व होता है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर, यानी ये जो जनसंख्या घनत्व है, इस जनसंख्या घनत्व के आधार पर अपने जो अध्ययन करते हैं भारत में, तो इसको अपने कुछ प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जनसंख्या घनत्व के विचार से कह सकते हैं, या जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। जनसंख्या घनत्व के विचार से भारत को 3 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। 3 प्रदेशों में से विभाजित किया जाता है। फर्स्ट जो आता है वो आता है उच्च घनत्व के क्षेत्र या उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। अब उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व मिलता है वो 500 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पे जो है उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है वहां पे 500 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अपने ज्यादा मिलता है। अब ये 500 से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो इसका विस्तार जो है वो किन राज्यों में मिलता है? तो इसका जो विस्तार मिलता है वो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, बिहार जो है अपने पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि जो ये राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया, तमिलनाडु इसमें आ गया। अपने 500 से अधिक वाली बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश आ गया, पश्चिम बंगाल, केरला है। तो ये राज्य जो हैं, इन राज्यों में अपने ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे जैसे पंजाब है, पंजाब, तमिलनाडु जो है 500 से अधिक व्यक्ति है ना, तो 500 से अधिक वाले इसमें ऐड होंगे। तो तमिलनाडु है, पंजाब है, केरल है, केरल जो है, तो ये इसमें अपने शामिल होते हैं, इन राज्यों में शामिल किए जाते हैं ये। तो ये इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे अपने कह सकते हैं। तो अब ये राज्य इसमें शामिल हो गए। अब यहाँ पे बात करें उच्च घनत्व जो मिलता है, तो ये उच्च घनत्व वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र देश में, अपना देश जो है, देश में कृषि प्रधान ग्रामीण बहुल क्षेत्र है। यानी ये जो है कृषि प्रधान ग्रामीण बहुल क्षेत्र है, जहां पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा मिलता है। यहाँ की और विशेषता भी है उच्च घनत्व मिलने के कारण। यहाँ पे समतल अपने उर्वर मैदान जो है वो मिलते हैं। कहाँ पे मिट्टियां पाई जाती हैं, सिंचाई के साधन पाए जाते हैं, पेयजल के साधन पाए जाते हैं। जो पेयजल है उसकी जो उपलब्धता है वो पाई जाती है।
तो इन सभी की उपलब्धता के कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा मिलता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में जो मालाबार तट है, तमिलनाडु में जो उच्च प्रदेशों में बात करें तो वहां पे घनत्व उच्च मिलता है। इसके अलावा जो बगाती कृषि का क्षेत्र है या कावेरी डेल्टा में जहां गहन कृषि होती है, उन क्षेत्रों में भी जो उच्च घनत्व है वो अपने मिलता है। जो कावेरी का डेल्टा है, बगाती कृषि के जो प्रदेश हैं, जैसे तमिलनाडु के उच्च प्रदेशों में बगाती कृषि वगैरह होती है, कावेरी का डेल्टा जहां गहन कृषि की जाती है, जिससे वहां लघु गृह उद्योग जो है वो विकसित हो गए हैं, तो उस वजह से वहां पे घनत्व ज्यादा मिलता है। तो ये उच्च घनत्व के क्षेत्र में आता है ये। तो इसके बाद अगली बात करें अपने, तो दूसरे नंबर पर जो आता है वो कौन सा क्षेत्र आता है? तो ये तो उच्च घनत्व वाला आ गया। तो अब दूसरे नंबर की बात करें तो 2 नंबर पे आता है मध्यम घनत्व के क्षेत्र। मध्यम घनत्व के क्षेत्र जो हैं, अब मध्यम घनत्व के क्षेत्रों की बात हो रही है, तो मध्यम घनत्व के क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो मध्यम घनत्व के क्षेत्रों की अगर बात करें तो इन क्षेत्रों में जो अपने जनसंख्या घनत्व मिलता है वो मिलता है 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग जन घनत्व। 300 से 500 व्यक्ति 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग जन घनत्व जो है वो यहां देखने को अपने को मिलता है। तो 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग जो जन घनत्व है वो घनत्व यहां मिलता है। तो यहाँ पे ये बात आ सकती है अभी, ये जो है वो उच्च और निम्न घनत्व क्षेत्रों के मध्य, उच्च और निम्न, उच्च तथा निम्न घनत्व के क्षेत्रों के मध्य संक्रमण पेटी है। संक्रमण पेटी है या संक्रमण पेटी कह सकते हैं, या इसको संक्रमण क्षेत्र है कह सकते हैं, अपने संक्रमण क्षेत्र है लिख सकते हैं। तो संक्रमण क्षेत्र है, तो ये जो उच्च और निम्न जो घनत्व वाला जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के बीच में जो है अपने क्षेत्र मिलेगा। तो वो जो क्षेत्र है वो अपने को यहां मिल रहा है। तो यहाँ पे ये संक्रमण क्षेत्र है। जैसे उत्तरी भारत में उच्च जो घनत्व के निकटवर्ती क्षेत्र हैं उनमें मिलता है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात का जो अधिकांश भाग है वो इसमें शामिल हो जाता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भाग जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और जैसे छोटा नागपुर का जो पठार है वो छोटे नागपुर के पठार की बात करें तो वो इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है मध्यम घनत्व पाया जाता है जनसंख्या का। तो जनसंख्या यहाँ पे मध्यम घनत्व के हिसाब से निवास करती है और उस निवास के आधार पर ये क्षेत्र जो है फैला हुआ है। तो ये अपने मध्यम घनत्व वाला क्षेत्र हो गया। तीसरा इसमें जो आता है वो आता है निम्न घनत्व वाला क्षेत्र। निम्न घनत्व के क्षेत्र। तो निम्न घनत्व के क्षेत्रों की बात हो रही है। अब निम्न घनत्व के क्षेत्र जो है, तो यहां पे देखिए जनसंख्या घनत्व जो मिलेगा वो मिलेगा 300 व्यक्ति प्रति वर्ग से कम। 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम मिलेगा, प्रति वर्ग से कम जन घनत्व, कम जन घनत्व। तो 300 व्यक्ति से कम जो जन घनत्व है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा निम्न घनत्व के क्षेत्रों में। अब देखिए ऐसे जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र कौन से हैं? ऐसे क्षेत्रों के अंदर देखिए अपने पर्वतीय जो धरातलीय क्षेत्र हैं वो आ सकते हैं, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर देखिए सुविधाएं नहीं मिलती हैं। पूर्ण सुविधाएं नहीं मिलने के कारण वहां पे अल्प जनसंख्या घनत्व मिलता है। अब पूर्ण सुविधाएं मिलती रहेंगी तो जनसंख्या का घनत्व वहां ज्यादा होगा। अब जैसे उत्तरी पूर्वी हिमालय की बात करें तो उत्तरी पूर्वी हिमालय का जो पर्वतीय धरातल है वहां पे कम मिलता है पर्वतीय धरातल के कारण। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय भाग है, उस मरुस्थलीय भाग में अल्प जनसंख्या घनत्व मिलता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का जो पठारी भाग है
और जनजातीय जो क्षेत्र है उन जनजातीय क्षेत्रों में भी जनसंख्या घनत्व कम मिलता है। कर्नाटक के पूर्वी भाग में और आंध्र प्रदेश का जो मध्यवर्ती भाग है, उस आंध्र प्रदेश के कर्नाटक का जो पूर्वी भाग और आंध्र प्रदेश का मध्यवर्ती भाग जो है, जहाँ पे भौतिक अवस्थाएं जो हैं या भौतिक अवरोध जो हैं उसके कारण कृषि जो है विकसित नहीं हो पाई है, तो वहां पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो विरल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भारत जो है उसको अपने जनसंख्या इसके हिसाब से 3 प्रदेशों में अपने विभाजित किया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है आगे जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या घनत्व कंप्लीट होता है अपना। तो अब इसके बाद अपने बात जो आती है वो आती है जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि देखिए क्या होती है। अब जनसंख्या वृद्धि में किसी क्षेत्र में कोई जनसंख्या थी, उस जनसंख्या के प्रारूप में कुछ समय बाद परिवर्तन हो गया। मान के चलिए किसी क्षेत्र में जनसंख्या थी, वहां पर 500 व्यक्ति थे। कोई क्षेत्र है, कोई प्रदेश है, अपने पास का प्रदेश कर लीजिए, गांव कर लीजिए, एक गांव है, उस गांव में 500 व्यक्ति थे। 10 साल बाद वहां पे जब गणना की गई, 10 साल बाद गणना की गई तो 500 से ये हो गए 1500 व्यक्ति। तो ये जो 1500 व्यक्ति यानी यहां पर क्या हुआ, प्लस 1000 हो गए, 1000 हुए ना, प्लस 1000 हुए। तो ये जो प्लस 1000 व्यक्ति हुए हैं ये है इनकी वृद्धि। और ये क्या है, 1000 लोग जनसंख्या में आएंगे तो ये जनसंख्या वृद्धि है, प्लस में जनसंख्या वृद्धि है ये। तो अब ये जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई, मान के चलिए कोई भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय पर या एक निश्चित समय अंतराल पर जनसंख्या के प्रारूप में होने वाला जो परिवर्तन है वो परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। वही परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि की डेफिनेशन लिख लीजिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी भौगोलिक प्रदेश में एक निश्चित समय अंतराल पर जनसंख्या के प्रारूप में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। इसको धनात्मक व ऋणात्मक रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कोई भौगोलिक प्रदेश होगा, उसमें एक समय अंतराल है, जैसे 10 साल का गैप होता है जनगणना में, वैसे ही कोई समय अंतराल हुआ, उस समय अंतराल में जनसंख्या का जो प्रारूप था उस प्रारूप में परिवर्तन हो गया है, तो वो परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो ये धनात्मक जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है। धनात्मक कब होती है, जब जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती है, यानी लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो धनात्मक हो जाएगी। ऋणात्मक कब होगी, ऋणात्मक तब होगी जब जनसंख्या जो है उस जनसंख्या में ह्रास हो गया, यानी जनसंख्या जो है वो घट गई, लोगों की संख्या घट चुकी है, तो वो ऋणात्मक में होगी। भी जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, अभी 500 लोग थे, 1500 हो गए, तो वो तो धनात्मक था। अब 500 लोग हैं और 500 लोग में से 200 लोग मर गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद 300 ही बचे, और एक समय अंतराल के बाद जब गणना की गई तो वो 300 निकले। तो 500 में से 300 निकले तो मतलब 200 का क्या हुआ, ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक ह्रास हुआ, तो वो ऋणात्मक वृद्धि में आता है। तो इसको अपने ऋणात्मक और धनात्मक जो प्रारूप है इसमें अपने प्रदर्शित कर सकते हैं।
जनसंख्या वृद्धि को। जनसंख्या वृद्धि की बात चल रही है, तो जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो देखिए अपने भारत के आधार पर अगर बात की जाए तो 1871 से पहले, भारत की बात करें तो 1871 से पहले इसके कोई विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं है। इसके कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं मिलते। यानी 1871 से पहले की बात करें तो इसका कोई अपने को विश्वसनीय आंकड़ा नहीं मिलता भी जनसंख्या कितनी थी। पर इसके बाद क्या हुआ, भारत में सर्वप्रथम जनगणना करवाई गई। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई। 1872 में ये जनगणना हुई, लेकिन ये जो जनगणना हुई वो संपूर्ण भारत में नहीं हुई, सिर्फ ये प्रयोगात्मक आधार पर की गई और प्रयोगात्मक आधार पर कुछ ही राज्यों में की गई। यानी ये जो थी 1872 में की गई थी, ये संपूर्ण भारत में नहीं की गई थी, संपूर्ण भारत में नहीं बल्कि प्रयोगात्मक आधार पर कुछ राज्यों में, प्रयोगात्मक आधार पर कुछ राज्यों के अंदर ये की गई थी, पूरे भारत में नहीं की गई थी। अब भारत के जनगणना की बात करें या जनसंख्या की जो गणना है, उस गणना की सर्वमान्य जो जानकारी प्राप्त होती है वो सर्वमान्य जानकारी सन 1981 में प्राप्त होती है अपने को। ये तो अपने भारत में 1872 में जनगणना करवाई गई थी। प्रथम जनगणना जो है भारत की वो 1872 में ही हुई थी, लेकिन वो जनगणना क्या हुई थी, संपूर्ण भारत में न होकर कुछ राज्य में हुई। लेकिन भारत में अगर जनगणना की सर्वमान्य जानकारी मिल लेती है, भारत में जनगणना की सर्वमान्य जानकारी जो मिलती है वो 1881 के उपरांत मिलती है, यानी 1881 के बाद मिलती है। तो इससे पहले जो जनगणनाएं की गई थी वो जनगणनाएं पूर्ण रूप से या विधि से उनको लागू नहीं किया गया या विधिवत रूप से वो लागू नहीं हो पाई, तो उसके कारण ये अपने को जानकारी पूर्ण प्राप्त नहीं होती है इसके बारे में। तो अब देखिए जो संपूर्ण देश के लिए जो समान आधार पर जनगणना की गई थी वो प्रथम जनगणना भी संपूर्ण देश के लिए समान आधार पर जनगणना की गई थी, वो 1881 में की गई थी। पूर्ण जनगणना जो है संपन्न हुई थी। इसके बाद 1881 के बाद में प्रत्येक 10 वर्ष का जो अंतराल है, यानी इसके बाद में प्रत्येक 10 वर्षों बाद जनगणना की गई, यानी प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना जो है वो संपन्न की गई या इसको संपन्न की जा रही है। अभी वर्तमान में भी प्रत्येक 10 वर्ष बाद में जनगणना हो रही है, तो लगातार ये चल रही है। तो जनगणना जो है वो लगातार अपने आगे से आगे बढ़ती जा रही है। तो इस जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए, बात करें तो अपने जनगणना बढ़ आगे आ रही है। जैसे 1881 में हो गई, फिर 91 में हो गई है, उसके बाद में 1901 में, 1901 के बाद अपने 1911, 1921, 1931, 51, 1961, 71, 81 में, 91 में, 2001 में, 2011 में, अब जो जनगणना होगी वो होगी 10 साल बाद, तो 2021 में। अभी जो अपने चल रहा है 2020, तो 2021 जो आने वाला अपना साल है 2021, उस 2021 में 10 वर्ष बाद भारत की जनगणना होगी और जिसमें नए आंकड़े अपने सामने आएंगे जनगणना के। ये जो आंकड़े अभी अपने इसमें करेंगे वो अपने 2011 के अनुसार हैं और 21 जो आएगा 2021 उसमें अपने नए आंकड़े आएंगे। तो 10 वर्षों बाद, यानी प्रत्येक 10 वर्ष बाद अपने यहाँ पे जनगणना की जा रही है। और ये जो जनगणना है वो जनगणना एक प्रारूप के अंदर आ रही है। अब ये 10 वर्षों के उपरांत की जाती है, तो 10 वर्षों के उपरांत ये जनगणना की जाने लगी। तो अपने यहाँ पे अब जनसंख्या घनत्व कर लिया, जनगणना कर लिया है, इसके बारे में कर चुके हैं। तो जनसंख्या वृद्धि जो है इसका कुछ जो पार्ट है वो अपने
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।